डॉक्टर मील, मैं आपसे जरा संक्षेप में एक चीज समझ लूं, फिर उसके बाद धनंजय सर से थोड़ा विस्तार समझ के फिर आपके पास आऊंगा और विस्तार के लिए। जो विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, या आने वाले उसमें बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा चुनाव के ऊपर इस तरीके के जो बयान है वो इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट पड़ सकता है ऐसे बयानों का, इसलिए भी ये नेता जो है इस तरीके के बयान देते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, अभी और लोगों के बयान भी आएंगे। राम प्रकाश जी, बिल्कुल इन बयानों का विधानसभा चुनाव पे प्रभाव होगा। और विपक्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी लोगों पे, नरेंद्र मोदी पे जो हमलावर हुआ है, इससे वो साइकोलॉजिकल दबाव में दिखाई दे रहे हैं। वो एक उस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव में है कि घूम फिर के वो इस नैरेटिव को हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जो चाहे राहुल गांधी का भाषण हो या फिर वो जिस तरीके से संसद में उन्होंने उनका पूरा व्यवहार रहा, क्योंकि वो उनका एक ऐसा पिच था जहां पर वो हमेशा जीतते थे। लेकिन अभी ये स्थिति हो गई कि इस देश में नौजवान के पास रोजगार नहीं है, गरीब के पास रोटी नहीं है। इतनी बुरी स्थिति में वो जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव में लोगों को बरगलाते थे, वो संभावना कम दिखाई दे रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है जो छोटे दल हैं वो भाजपा के आतंक से मुक्त हुए हैं, भाजपा के भय से मुक्त हुए हैं। इवन नीतीश से ये सही बात है कि वो एनडीए में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के दबाव में नहीं है। नीतीश कभी भी अपनी बार बार अपनी ताकत का एहसास कराते हैं और कभी भी, जैसे धनंजय सर कह रहे थे, वो सही बात है, नीतीश पावर से बाहर क्यों रहेंगे, उनकी राजनीति पावर के अंदर रहने की है। तो जो छोटे दल हैं उनकी गठबंधनीय राजनीति बदली है। और इस चुनाव में ये आप साफ समझ लीजिए कि बीजेपी के एक दलीय गठबंधन के प्रभुत्व का युग खत्म हो गया है। पिछले जो 10 साल था जिसमें भाजपा गठबंधन में होते हुए भी वो गठबंधन सिर्फ दिखाने का था, एक दल का जो प्रभुत्व था भारतीय जनता पार्टी का, और उस प्रभुत्व में एक नेता का जो प्रभुत्व था, ये दोनों चीजें टूटी हैं। तो ये जो टूटाव है, ये एक तरीके से लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकृत रूप हमारे सामने आएगा। और ये रूप ऐसा आएगा कि हरियाणा में ये जरूर है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन। वो बहुत मेहनत करके, और उसका एक ही उपाय है कि अब आने वाले चुनावों में बीजेपी को नरेंद्र मोदी का चेहरा हटाना पड़ेगा। उसके आधार पे वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा वो उपाय उनको खोजना पड़ेगा, वो रणनीति उनको बनानी पड़ेगी। एक बात तो ये उनका पोस्टर वाला चेहरा हटेगा। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि हमारी, देखिए ये दबाव आप सोचिए, नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि हम 3 दशक में हम पूर्ण बहुमत में आए हैं। नहीं, ये बात वो साबित कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पूर्ण बहुमत में है नहीं, उनका कमजोर बहुमत है। इतनी गणित हम ही जानते हैं वो कितनी सीटें हारे हैं पिछली बार की तुलना में और किस स्थिति में है। तो जो पूर्ण बहुमत का दावा वो कर रहे हैं, वो लगातार 5 साल तक उन्हें अलग अलग तरीकों से साबित करते रहना पड़ेगा। उस दबाव में उन्हें 5 साल में रहना पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये है कि अभी जो आने वाला समय है, आप देखिए नरेंद्र मोदी किसका संसद में शपथ लेने से लेकर ही इस देश में विरोध शुरू हो गया है, वो चाहे विपक्ष के रूप में हो, चाहे जनता के रूप में हो। और ठीक इसी समय उनकी गवर्नेंस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है। नीट का सवाल हो, भारत इस समय एक बैड गवर्नेंस की पोजीशन से गुजर रहा है, और उसको कैसे संभालते हैं नरेंद्र मोदी, उस पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। डॉक्टर मील, इस संभावना में कितना बल है कि अगर किसी भी तरीके से चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, समर्थन अगर एक साथ मिल करके वापस लेते हैं, दूर होते हैं, तब जाकर के एनडीए की सरकार गिर सकती है। अन्यथा की स्थिति में चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों भी अलग अलग अगर चंद्रबाबू बने रहते हैं और नीतीश समर्थन वापस लेते हैं, सरकार बनी रहेगी। नीतीश बने रहते हैं, चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार बनी रहेगी, आंकड़ा उनके पास रहेगा, क्योंकि 275 सीटें तब भी होती हैं अगर इनकी 18 सीटें हटा दी जाए, यानी 16 इनकी और 2 पवन कल्याण की।
उसके बावजूद भी सत्ता एनडीए के हाथ में रहेगी। कितनी संभावना इस चीज की है कि ये दोनों एक साथ समर्थन वापस ले लें? दूसरा, इन दोनों के समर्थन वापस लेने की सूरत में आरएसएस इनसे बार्गेन करे और मोदी की जगह कोई और चेहरा बैठाए और फिर एनडीए सत्ता में रहे। रामप्रकाश जी, देखिए, इतनी गणित सबको आती है, तो नीतीश अकेले समर्थन वापस नहीं लेंगे और नायडू भी अकेले नहीं लेंगे, लेंगे दोनों ही लेंगे। और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष भी होगा, एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो आरएसएस समर्थित होगा, और वो उनका समर्थन होगा कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। अभी देखिए, 6 महीने बाद में एनडीए हटाना एक नारा नहीं बनेगा, एनडीए के अंदर नरेंद्र मोदी हटाना या बदलना एक नारे के रूप में उभरेगा। ये सूरत बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जब आरएसएस भी ये चाहेगा, दोनों गठबंधन के जो मुख्य धुरी हैं वो भी ये चाहेंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बचेगी कैसे? नरेंद्र मोदी की सरकार बचेगी एक तरीके से कि कॉरपोरेट का एक बहुत बड़ा फंड उसमें लगे। तो आप सोचिए कि ऐसी अस्थिर सरकारों में जो अलग तरह का कॉरपोरेट है, इनका जो जेबी कॉरपोरेट है, उसको छोड़कर वो अपना कोई फंड नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टमेंट अस्थिर हो जाता है, उसको एक उसका लाभ मिलने की सूरत नहीं दिखती है, लाभ मिलने का समय नहीं नजर आता है। तो कॉरपोरेट पीछे हट जाएगा, आरएसएस पीछे हट जाएगा और ये दोनों पीछे हट जाएंगे, तो एनडीए की सरकार का भविष्य फिर भी बने रहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार का भविष्य नहीं बनेगा। और पीछे हटने के बहुत सारे कारण भी उभरेंगे। कारण ये अब उभरेंगे कि एक तो ये चुनाव का सारा हार का ठीकरा अब नरेंद्र मोदी पे फोड़ा जाने वाला है, जो अब भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जहां भी चुनाव हारे हैं, उन चुनावों की हार का ठीकरा अभी तक नरेंद्र मोदी के सर पे नहीं फोड़ा जाता था, भाजपा के सांसद नहीं फोड़ते थे, मीडिया कह देता था कि ये मोदी की हार है। मीडिया का भी वो हिस्सा जो बहुत न्यूट्रल है, या आमजन कह देता था। अब वो लोग भी कहेंगे खुलकर, क्योंकि भाजपा के अंदर के विरोधियों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है। तो विरोध है वो ना सिर्फ संसद में विपक्ष के रूप में मजबूत हुआ है, जनता में मुद्दे उठाने के रूप में मजबूत हुआ इस चुनाव में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मजबूत होगा। और ये जो अंदरूनी विरोध है, उस विरोध का आधार बनेगा, वो बनेगा प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना। और उसके लिए वो एक मौका तलाश रहे हैं, मुनासिब मौका तलाश रहे हैं। और इस तरह के दबावों में अक्सर राजनेता कुछ भयानक बलंडर किस्म की गलतियां कर जाते हैं। वो भाषण की हो सकती है, वो किसी वक्तव्य की हो सकती है। तो आरएसएस और बीजेपी के अंदर के लोग और इवन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये भी इंतजार करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस दबाव में कब कुछ एक ऐसा बोले कि उस पे आक्रमण करने का एक अवसर मिले, और वो अवसर ऐसा मिले कि वो आक्रमण एनडीए के प्रधानमंत्री पे ना होकर, भाजपा के नेता के रूप में ना होकर, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हो, और एनडीए और बीजेपी अपनी छवि इससे अलग कर ले, इससे बचा पाए। देखिए, होना क्या है कि अब नरेंद्र मोदी जब भी इस देश की सत्ता से बाहर होंगे, तो भाजपा कोशिश करेगी कि उनके कारनामे जो हैं, उनकी जो नेगेटिव इमेज है, वो भाजपा के साथ ना जुड़ी रहे। अगर जुड़ी रह गई राम प्रकाश जी, तो 3 दशक तक जुड़ी रहेगी। 3-4 दशक तक वो इस तरह के काम किए हैं कि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो वो यही उपाय करेंगे कि ये जो नेगेटिविटी है, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे बदलने के साथ उनके साथ ही चली जाए, भाजपा में स्थायी रूप से ना रहे, जिसकी बदौलत उन्हें राज्यों के चुनाव में, उन्हें पंचायत चुनाव में, उन्हें लोकल चुनाव में हार का मुंह लगातार आने वाले 2-3 दशकों तक देखना पड़े। इसलिए वो लगातार ये कोशिश कर रहा है, आरएसएस का कैडर इसमें लगा हुआ है कि आप ग्राउंड पे एक चीज देखिए, बहुत आसान मैं देख पा रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि नाराजगी, और ये कैडर कह रहा है
बीजेपी का कि नाराजगी भाजपा से नहीं थी, नाराजगी मोदी जी से थी, इसलिए ये इतना कम बहुमत मिला है। तो ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का केडर बना रहा है, तो वो केडर उसको कहीं ना कहीं आरएसएस की सह होगी, कहीं ना कहीं बीजेपी के दूसरे एक बड़े गुट की सह होगी, या केडर खुद समझ रहा होगा कि आने वाले भविष्य में ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक रहेगी। तो भाजपा का केडर सारे के सारी चीजें नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर डालना शुरू कर दिया है, और इसलिए वो अब सारे के सारे गलत फैसले भी गिना रहा है कि ये फैसले गलत किए, और वो ये भी उदाहरण दे रहा है कि इन फैसलों के समय आरएसएस समर्थन नहीं कर रहा था, आरएसएस ने कहा था ऐसा मत करो। इसमें एक बड़े फैसले का जिक्र आपको मिलेगा, नोटबंदी का। तो नोटबंदी का जिक्र करते हुए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लगे कि ये मोदी जी की अपना एक फैसला था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, इसमें आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं था। तो ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं, वो परिस्थितियां एक व्यक्ति के खिलाफ बन रही हैं, और इस व्यक्ति के खिलाफ बनने में अब उन्हें पार्टी, विचारधारा और कॉरपोरेट तीनों चीजें नहीं बचा पाएंगी। जो उनके साथ खड़े थे, जिनके दम पे वो भारत की सत्ता में 2 दशक तक बिना किसी विरोध के उन्होंने राज किया, वो टूटेगा। और वो अब कितना टूटता है, कब टूटता है, ये पता चलेगा इन विधानसभा चुनावों के बाद में। और एक चीज ये आप बहुत आसानी से कि ये जो हमें लगता है ना, अभी धनंजय सर चले गए कि इनके सामने कोई बोल नहीं सकता है ना, वसुंधरा नहीं करेगी, सब बोलेंगे सर, ऐसा है ना। जब नाव कमजोर होगी तो उस पे समय की बात है, समय बदलता है। तो फिर आप देखिए आडवाणी जी का भी बदला है ना, इनका भी बदलेगा, ये वक्त है, वक्त तो बदलने के बाद में। खैर